गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल हम पढ़ रहे थे, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम? पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ स्टार्टिंग इसकी की थी, थोड़ा बहुत हमने इसमें पढ़ा था। लास्ट में हमने जहाँ छोड़ा था कि भूकंप जो है कैसे यहाँ से भूकंप फोकस से यहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, एपिसेंटर के ऊपर। इसका सारा प्रोसेस हमने जाना था, किस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद में हमने बात की थी कि जो भूकंपीय जो तरंगे होती हैं, भूकंप जो उत्पन्न होता है उसमें कुछ तरंगे काम करती हैं। जैसे हमारी दो तरीके की तरंगे हमने पढ़ी थी। कौन कौन सी तरंगे थी? एक थी हमारी बॉडी वेव्स और दूसरी थी हमारी सतही तरंगे। बॉडी वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? जो सबसे पहले जो यहाँ से उत्पन्न हुई और जो यहाँ इधर ऐसे ऐसे फैल रही है, वो हमारी जो है बॉडी वेव्स होती हैं। और सतही वेव्स वे तरंगे जो समकोण पर ऐसे जाती हैं और ऊपर सतह पर ही अपना काम करती हैं। अब हम बात करते हैं बॉडी वेव्स के बारे में। हमने पढ़ा था कि बॉडी वेव्स में दो तरीके की तरंगे होती हैं, एक पी वेव्स होती हैं, एक एस वेव्स होती हैं। पी वेव्स मतलब जो हमारी प्राइमरी वेव्स होती हैं। हमने कल बात की थी कि पी वेव्स होती हैं। पी वेव्स मतलब हमारी जो प्राइमरी वेव्स होती हैं। अब बात आती है कि प्राइमरी वेव्स होती क्या है। जो हमारे यहाँ भूकंप फोकस से या भूकंप मूल से जो तरंगे सबसे पहले निकली, जो प्रारंभिक समय में निकली, जिनकी गति सबसे तेज होती है, वो होती है हमारी पी वेव्स। नेक्स्ट बात करें कि एस वेव्स कौन सी होती हैं। एस वेव्स होती हैं वो वेव्स जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं, जो इसी के साथ निकलती हैं लेकिन इससे थोड़ी अलग होती हैं। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सी वेव्स कैसे कैसे अपना काम करती हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि सतही वेव्स होती हैं, जिन्हें हम एल वेव्स भी कहते हैं। एल वेव्स क्यों कहते हैं? इनको लॉन्ग वेव्स के नाम से भी जानते हैं। इनको लॉन्ग वेव्स क्यों कहते हैं? लॉन्ग वेव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये अर्थ के जो सरफेस के ऊपर आती हैं तो बहुत लंबी दूरी तय करती हैं, और जब एक लंबी दूरी तय करती हैं तो इनको वैज्ञानिकों ने नाम दे दिया लॉन्ग वेव्स। अब हम इन जो पी वेव्स और एस वेव्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा अलग से जानते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? जो हमारी पी वेव्स होती हैं। पी वेव्स क्या हैं? पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि ये प्राइमरी वेव्स होती हैं, मतलब सबसे पहले ये वेव्स उत्पन्न होंगी हमारे अर्थ इंटीरियर के अंदर। ठीक है, कैसे कैसे ये अपना काम करेंगी इन सब के बारे में हम अब जानेंगे। जो हमारी प्राइमरी वेव्स होती हैं, इनकी जो गति होती है ये बहुत स्पीड में अपनी गति करती है। इनकी स्पीड जो होती है वो 8 से 9 किलोमीटर पर सेकंड की दर से होती है। ये सबसे तेज होती हैं लेकिन अपना इफ़ेक्ट सिर्फ अंदर तक ही रखती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही इनका प्रभाव देखने को मिलता है। इसी वेव्स को हम क्या कहते हैं? इसी वेव्स को हम संपीड़न वेव्स भी बोलते हैं, संपीड़न तरंगे कहते हैं। संपीड़न तरंगे कौन सी होती हैं? जो पुश वेव्स भी हम इन्हें कहते हैं। संपीड़न वेव्स होती हैं इस तरीके से जो वेव्स चलती हैं, फिर उसके बाद इनका संपीड़न हो जाता है, मतलब ये पास 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 इनकी जो वेवलेंथ होती है, जो ये बीच वाली, ये जो दो पीक होते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं, जिसका जो सिंबल होता है वो लैम्डा होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें अभी आपको नहीं जाननी है, ये सब बहुत डिटेल हो जाएगा। इससे पहले हम बात करें कि संपीड़न वेव्स, जैसे ये जो वेवलेंथ थी ये पहले यहाँ कितनी ज़्यादा है, धीरे धीरे यहाँ कम होती जा रही है, संपीड़न वेव्स हो गया। उसके बाद आती है कि ये जो वेव्स होती हैं, इसकी एक बात हो गई थी कि ये गति में सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक गति वाली होती है। दूसरी कि ये संपीड़न वेव्स होती हैं। तीसरा इसके अंदर आता है कि ये ध्वनि तरंगों के रूप में, ध्वनि तरंगों के रूप की भांति संचलन करती हैं, की भांति ये संचलन करती हैं। अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि ध्वनि तरंगों की भांति संचलन करती है, इसका मतलब कैसे है? जैसे ये हमारी वेव्स होती हैं, ठीक है, जो पी वेव्स होती हैं इनमें क्या होता है, जैसे ये हमारी वेव्स जा रही हैं, ये एक दूसरे के
समानांतर चलती हैं और इस तरीके से ये चलती रहती है, मतलब इनके बीच में जो होता है ये कर्व नहीं होता। ठीक, उसके बाद चौथी हम बात करें तो ये जो होती है पी तरंगे, ये पदार्थ के तीनों माध्यमों से गुजरती है। तीनों माध्यमों से इनका संचलन होता है। तीनों माध्यमों से संचलन, तीनों माध्यमों से संचलन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ठोस भाग होगा अंदर, तरल भाग होगा और जो गैसीय भाग होगा, उन तीनों भागों से ये तरंग गुजर जाती है। इन सब का मतलब क्या हुआ कि जब कोई तरंग ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से गुजर जाए, मतलब वो प्राइमरी वेव्स होती है। ठीक है, अभी आगे इनके और मतलब वो आएंगे कि एस वेव्स के इसके अपोजिट कुछ फैक्टर्स आएंगे। तीनों माध्यमों से इसका संचलन होता है। अब इससे जो है हमारा प्राइमरी वेव्स के बारे में हमने इतना जाना। अब हम बात करते हैं किसका, हमारी एस वेव्स का। एस वेव्स की अगर बात करें, अब पी वेव्स हमारी कंप्लीट हुई। अब हम बात करते हैं आगे एस वेव्स की। एस जो तरंगे होती हैं, सबसे पहले एस वेव्स क्या है, ये होती हैं सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेकेंडरी हैं, मतलब प्राइमरी वेव्स के साथ साथ निकलती हैं और उसके साथ साथ ये चलती रहती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इनकी जो गति होती है, इनके कुछ फैक्टर्स हैं जो हम मतलब पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न में मिलेंगी। इससे पहले हम इनके एक दो चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले कि इसकी जो गति होती है, इसकी गति होती है 6 से 7 किलोमीटर पर सेकेंड। जो पी वेव्स होती हैं उसकी तुलना में इसकी गति कम होती है। ये जो तरंगे होती हैं, जो एस वेव्स होती हैं, ये केवल और केवल ठोस माध्यम से ही गुजरती है। ठोस माध्यम से गुजरती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने पढ़ा कि 3 माध्यम होते हैं हमारे, ठोस, तरल और गैसीय पदार्थ माध्यम। अब जो पी वेव्स थी वो हमारे तीनों माध्यमों से गुजर रही थी। जो एस वेव है वो सिर्फ ठोस माध्यम से गुजरेगी, तरल और गैसीय माध्यम में ये लुप्त हो जाएगी। तो इन वेव्स के माध्यम से हम क्या पता कर सकते हैं कि हमारा अर्थ का जो इंटीरियर है, जो आंतरिक भाग है, उसके अंदर किस प्रकार की संरचना पाई जाती है। मतलब वो गैसीय अवस्था में है या तरल अवस्था में है या फिर हम ठोस अवस्था में है, इसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, इन सब का जानने का एक सबसे बड़ा जो मकसद था वो यही है कि इन वेव्स के माध्यम से हम आंतरिक संरचना की जो संरचना बनी हुई है कि ठोस है, तरल है, गैसीय अवस्था में है, किस तरीके की अवस्था में वो है, इन सब का हम पता लगा सकते हैं। एस वेव्स के बाद में जो हमने, ये तो हमारी हो गई कौन सी, बॉडी वेव्स थी। बॉडी वेव्स कौन कौन सी थी हमारी, पी वेव्स और एस वेव्स। अब जो दूसरी थी हमारी कौन सी, सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स के बारे में हम बात करें तो इन वेव्स को हम एल वेव्स कहते हैं। ये हमने डिस्कस किया कि इसको एल वेव्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे डिस्टेंस को कवर करती हैं, लंबी दूरी तक ट्रेवल करती हैं, इसलिए इनको एल वेव्स कहते हैं। ठीक है, इन तरंगों की जो गति होती है, एल वेव्स की जो गति होती है वो सबसे कम होती है। 3 से 4 किलोमीटर पर सेकंड के दर से ये गुजरती है। अब पी वेव सबसे ज़्यादा उसकी गति थी, एस वेव्स की उससे कम थी और एल वेव की सबसे कम गति होती है। लेकिन इसका जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है। सर्वाधिक विनाशकारी होती है। क्या रीज़न है कि इसकी गति कम है? गति कम है तो विनाश कम होना चाहिए, लेकिन ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है। क्यों? क्योंकि जैसे हम बात करें कि जो ये हमारा अर्थ का अंदर का पार्ट होता है, ये हमारा ऊपर का एक सरफेस है। ये क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 भाग होते हैं। ठीक है,
जो ये वेव्स होती हैं एल वेव, एस वेव्स और पी वेव्स, ये सिर्फ अंदर ट्रेवल करती हैं। जो एल वेव्स होती हैं ये हमारी सतह पर ट्रेवल करती हैं। तो आंतरिक भाग में जो तरंगे ट्रेवल करेंगी उनका प्रभाव हमारे ऊपर कम आएगा, और जो हमारे आसपास रहकर ज़्यादा मतलब ट्रेवल करेंगी उन तरंगों से हमारे यहाँ पर ज़्यादा विनाश हो सकता है। रीज़न समझ में आया इसका क्या है कि जो एल वेव्स होती है इनकी गति सबसे कम होती है, लेकिन ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है। इसका रीज़न यही है कि ये धरातल के बिल्कुल समीप से गुजरती हैं, तो इनका प्रभाव सर्वाधिक होता है। इस वेव्स को, जो एल वेव्स हैं, इसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम से दिया है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपने अलग अलग इसके नाम दिए हैं। जैसे रेले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको लॉर्ड रेले भी इस तरंग को कहते हैं। ठीक है। एक लैम्ब नाम के वैज्ञानिक थे, तो इसको लैम्ब भी तरंगे कहते हैं। इसको लव वेव्स भी बोलते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि इसको स्टोनले तरंग भी कहते हैं। स्टोनले तरंग भी कहते हैं। ये सारे जो नाम हैं ये बेसिकली पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हमें इनको याद रखना है, क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग इसके नाम बताए हैं और कई बार एग्ज़ाम में ये आ भी जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एल वेव्स को एल वेव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लंबे डिस्टेंस को ट्रेवल करती हैं, इसलिए इनको एल वेव्स कहते हैं। इनको लॉन्ग वेव्स के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि भूकंपीय लहरों का एक छाया क्षेत्र बनता है, तो वो छाया क्षेत्र क्या है। जैसे माने कि ये हमारा ऊपरी भाग है क्रस्ट, ये अंदर का भाग है मेंटल, और ये उससे अंदर का भाग है कोर। तीनों भाग हो गए। ये हमारा, हम मानते हैं कि ये हमारा एपिसेंटर है। भूकंपीय जो तरंगे हैं वो यहाँ से चली। हमने ये चीज़ें याद रखनी है साथ साथ कि जो पी तरंगे हैं वो तीनों माध्यमों से गुजरेंगी, तीनों माध्यम से। जो एस वेव्स हैं वो सिर्फ ठोस से गुजरेगी। इन दोनों को स्पेशली याद रखना है। इस जो एक डिफरेंस है इसको याद रखना है। सबसे पहले हम पी वेव्स की बात करें। जो पी वेव्स हैं वो तो क्या है, हर जगह ट्रेवल कर रही है, क्योंकि ठोस में भी जा रही है, द्रव्य में भी जा रही है, और गैसीय पदार्थ में भी ये जा रही है। ठीक है। इसका जो कोण बनेगा 103 डिग्री से 143 डिग्री तक ये इसका कोण बना। ये इसका एक छाया क्षेत्र बन गया पी वेव्स का। और जो एस वेव्स होती हैं ये क्या करेंगी, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से गुजर के ऐसे आ जाएगी। इससे टच होते हुए। तो जो पी वेव्स होती हैं, क्योंकि वो तीनों माध्यम से जा रही हैं, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है हमारी एस वेव्स और ये है हमारी पी वेव्स। जो एस वेव्स थी ये ठोस में ही जा रही है, तो सिर्फ और सिर्फ क्रस्ट के आसपास ही जा रही है। उसके बाद क्रस्ट के बाद में नीचे ये अंदर थोड़ा सा मेंटल के अंदर गई है। तो इस वाले जो भाग को है, इसका जो छाया क्षेत्र बन रहा है वो 103 डिग्री से 103 डिग्री के मध्य ये पूरा बनेगा। पूरा एक छाया क्षेत्र बन गया। और जो पी वेव्स थी उसका छाया क्षेत्र सिर्फ इतना ही बनेगा, क्योंकि वो तो तीनों माध्यमों से गुजर रही है। यहाँ भी वेव्स आ रही होंगी, तो छाया क्षेत्र तो सिर्फ इतना ही बना ना। तो ये चीज़ें थी कि भूकंपीय लहरों का एक छाया क्षेत्र बनता है जो पी वेव्स और एस वेव्स के जरिए बनता है। तो इनका कोण सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और ये डायग्राम आपको एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर बनाना है, क्योंकि ये जो होता है डायग्राम से ही आप अपनी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें हमने पता किया कि जो पी वेव्स होती हैं, पी वेव्स का छाया क्षेत्र कितना हुआ, 103 डिग्री से 143 डिग्री के मध्य का जो कोण बनता है वो तो हो गया पी वेव्स। और एस वेव्स क्या होती हैं, एस वेव्स के अंदर जो बनता है वो 103 डिग्री से
दूसरी तरफ 103 डिग्री के मध्य का जो कोण बनेगा वो हमारा एस वेव्स का कोण बनेगा। भूकंपीय लहरों के छाया क्षेत्र के बाद अगर हम बात करें तो जो एक वैज्ञानिक हुए, कौन से वैज्ञानिक? एडवर्ड स्वेस एक वैज्ञानिक हुए। एडवर्ड स्वेस ने जो आंतरिक संरचना थी उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया। उसने बताया कि जो आंतरिक भाग होते हैं उसके अंदर कुछ परतें पाई जाती हैं और उन परतों को उसने रासायनिक तत्वों के आधार पर उसने उसका डिवीजन किया। ये जो रासायनिक संरचना के आधार पर इसने किया था, ये चट्टानों के आधार पर था कि कौन सी चट्टान किस तत्वों से मिलकर बनी है। इसने आंतरिक संरचना की जो एक वो परतें बताई, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि इसने 3 परतें बताई। 3 परतों के अंदर इसने क्या बताया कि सबसे जो ऊपर वाली जो परत होती है वो होती है सियाल, उसके बाद होती है सीमा, उसके बाद होता है नीफे। ये कैसे बताया इन्होंने? जैसे ये हम बात करें इस तरह की एक संरचना इन्होंने बताई। हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि जो अर्थ का जो आंतरिक जो हमने अब तक की जो डेप्थ हमने जो ढूंढी है उसके आधार पर ये 6371 किलोमीटर के आसपास हमारी डिस्टेंस आती है। अब इसने इसको 3 भागों में बांटा, 3 लेयर्स बताई। कौन सी? सियाल, सीमा एंड नीफे। जो सियाल है, नाम से ही एक्सप्लेन हो रहा है, ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बनती, मतलब हल्के तत्वों से बनी है, मतलब कम घनत्व के तत्वों से बनी है। सीमा सिलिका और मैग्नीशियम। नीफे इस तरीके से इन तीनों परतों को इस एडवर्ड स्वेस ने बताया। इन्हीं को हम बोलते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर भी बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर जो होती है हमारे यहाँ पर रॉक्स होती हैं, अपनी खुद की जो हमारी सतह होती है, ठीक है, वो आ जाती है। अब इसको इसने बांटा। अब जो सियाल था उसको भी इसने 2 पार्ट्स में बांटा। इसी को बोला गया है क्रस्ट और इसको बोला गया है मेंटल और इसको बोला गया है कोर। इनको खुद को भी 2-2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, ठीक है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ठीक है। उसके बाद में ये जो आउटर कोर और इनर कोर, इस तरीके से इनका एक डिवीज़न इन्होंने किया। इसमें इन्होंने बताया कि जो हमारा जो सियाल होता है, जो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलके बना होता है, ठीक है। सियाल और सियाल की जो इन्होंने डेप्थ बताई थी, वो इन्होंने डेप्थ बताई है 40 से 300 किलोमीटर तक। 40 से 300 किलोमीटर तक की डेप्थ जो होती है वो सियाल की इन्होंने बताई कि जो सियाल जो होता है उसकी जो डेप्थ होती है वो 40 से 300 किलोमीटर तक होती है। इसकी जो संरचना है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि एडवर्ड स्वेस ने जो ये डिवीज़न किया है ये रासायनिक तत्वों के आधार पर किया है। तो सबसे पहले सियाल की बात करें तो ये सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे पदार्थों की अधिकता इसके अंदर पाई जाती है। सिलिका और एल्यूमिनियम जो तत्व होते हैं ये क्या होते हैं कि हल्के घनत्व वाले तत्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सीमा जो आता है, सीमा की जो गहराई बताई इन्होंने 301 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की इसकी गहराई को स्वीकार किया, ठीक है। और इसको बताया कि ये सिलिका और मैग्नीशियम जैसे तत्वों से मिलकर बना है। सिलिका और मैग्नीशियम जैसे तत्वों से मिलकर बना है। जो औसत घनत्व जो होता है इनका, वो औसत घनत्व यहाँ पर 4.5 ग्राम से 5 ग्राम तक सेंटीमीटर क्यूब तक माना गया है, जो इसकी अपेक्षा अधिक होता है। और नेक्स्ट नीफे की बात करें तो नीफे की जो गहराई है 2001 से और लास्ट में हम 6371 किलोमीटर तक मान सकते हैं। और ये जो होता है ये निकल और ये होता है निकल प्लस में फेरियम,
निकेल प्लस फेरियम से मिलकर बना होता है। ये बहुत उच्च घनत्व वाले तत्व होते हैं, उच्च घनत्व के तत्व होते हैं। इनका जो औसत घनत्व माना गया है वो 11 ग्राम से 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक माना गया है। ये हो गया कि एडवर्ड स्वेस ने 3 भागों में बांटा, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल जो होता है वो हल्के घनत्व से निर्मित होती है क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है। सीमा जो होती है इसी को मेंटल बोलते हैं, ये सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, इसका घनत्व इसकी अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा नीफे आता है। नीफे के अंदर हमारा निकल और फेरियम होता है जो उच्च घनत्व के तत्वों से मिलकर बना है, जो 11 से 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक का होता है। अब अगर हम आगे बात करें तो जो ये सियाल, सीमा, नीफे है, जो क्रस्ट, मेंटल, कोर है, इन्हीं को हमने पढ़ा कि इनको एक लेयर है बीच में, सीमा बनी हुई है जो इनको डिवाइड करती है, जो अपर और लोअर क्रस्ट में डिवाइड करती है। तो इनके जो नाम है वो अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम पर लिखे गए हैं, लेकिन ये बहुत बार एग्ज़ाम में आ जाता है कि जो क्रस्ट होता है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कौन सी सीमा होती है जो अलग करती है। तो हम इन सारी सीमाओं के नाम एक बार जानेंगे। ठीक है, जो क्रस्ट को अलग कर रही है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, इसको हम बोलेंगे कोनार्ड सीमा, क्योंकि कोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, तो इसको कोनार्ड सीमा कहा गया। ठीक है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें 35 किलोमीटर तक ही ये पाई जाती है। ये क्या करती है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग करने का काम करती है। फिर नेक्स्ट हमारा जो क्रस्ट और मेंटल को जो अलग करती है, ये वाली सीमा, इसको भी एक जो वैज्ञानिक थे इन्होंने अपने नाम पर ही एक नाम दिया, इसको मोहर डिस्कॉन्टिन्यूटी कहा जाता है। मतलब मोहरविक द्वारा इसको अलग किया गया था, इसकी सीमा के बारे में बताया गया था, इसलिए इसको मोहर डिस्कॉन्टिन्यूटी कहा गया था। क्या कहा गया, मोहरविक। ठीक, उसके बाद में अगर बात करें, अब जो हमने पढ़ा कि क्रस्ट के दोनों पार्ट को डिवाइड कर दिया, जो क्रस्ट और मेंटल थे उसको डिवाइड कर दिया। अब मेंटल के 2 पार्ट हो गए, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इनको जो परत डिवाइड कर रही है बीच में, इसको बोला गया है रेपिटी। नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा तो इसको रेपिटी सीमा कहा गया है, जो 600 किलोमीटर के आसपास तक होती है। ठीक है, जो मेंटल की ऊपरी परत और लोअर परत को डिवाइड करने का काम करती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो मेंटल और कोर को जो डिवाइड करती है, मेंटल और कोर को जो ये वाली जो परत सीमा डिवाइड करती है, इसको 2 लोगों ने अलग अलग नाम दिए। एक तो था गुटेनबर्ग ने कहा कि इसका नाम गुटेनबर्ग रखेंगे, गुटेनबर्ग सीमा रखेंगे। और एक भूगोलवेत्ता थे कैथबुलेन। इन्होंने कहा कि इस सीमा का नाम गुटेनबर्ग सीमा ना रख के हम D" रखेंगे, मतलब D'' रखेंगे। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है D'' किस सीमा को कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, D''। इसको हम कहेंगे D''। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया। अब जो कोर, जो अपर कोर और जो हमारा कोर को डिवाइड किया है, आउटर कोर और इनर कोर को, इसको लेहमान नामक वैज्ञानिक ने किया, तो इसको नाम दे दिया लेहमान। ये सब चीज़ें पता है क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आगे आपको कंपटीशन में आप नेट दोगे तो उसमें आपको काम आएंगी कि कौन सी परत को कौन सी सीमा डिवाइड करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपके पीजी लेवल के हिसाब से, तो आप इस तरीके से डायग्राम बना करके इन सब चीज़ों को जब फॉर्म करेंगे तो आप बहुत बच्चों से आगे हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये एक आंसर को इम्प्रेसिव बनाने का काम करती हैं। जब आप ये सारी चीज़ें हाईलाइट करके बताओगे तो जो है टीचर को भी अच्छा लगेगा, उसको अच्छा लगता है कि जब वो कॉपी चेक करे तो अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कॉपियाँ उसको मिले। तो इस तरीके से जब हम आंसर लिखते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं।
अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक बार सिंपली कि जो हमारा क्रस्ट होता है, मेंटल होता है और जो कोर होता है, इसके तीनों के अंदर कौन कौन से तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। जो सियाल सीमा नीफे था ना, वो क्या था, एडवर्ड स्वेस के द्वारा दिया गया एक वर्गीकरण था। और जो क्रस्ट, मेंटल और कोर है, ये एक वैज्ञानिक वर्गीकरण है जो एक ऑथेंटिक है, जो मतलब इन सब से हटकर होता है, क्योंकि जो एडवर्ड स्वेस ने जो बताया वो उनके खुद के व्यूज़ थे। तो इसमें हम बात करेंगे कि क्रस्ट के अंदर कौन कौन से पदार्थ मिलेंगे, मेंटल में कौन कौन से पदार्थ की पदार्थता होती है और कोर में कौन कौन से पदार्थ हमारे मिलते हैं। जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट का हमने पढ़ा कि ये पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है, धरातल वाला जो पोर्शन होता है, ये वो होता है जो 2 से 4 किलोमीटर तक की गहराई तक का ही ये भाग होता है, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या पदार्थ मिलेंगे, ये सब चीज़ें पता है क्यों इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस सरफेस पे हैं तो वो कितनी गहराई पे कौन कौन से तत्व वहाँ पर मिल रहे हैं। इन तत्वों की वजह से ही आगे के पोर्शन भी हमारे क्लियर होंगे। जब हम चट्टानें पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। इसमें सबसे ज़्यादा वो जो होता है सिलिका डाइऑक्साइड, सिलिका डाइऑक्साइड की जो प्रधानता होती है वो 60 से 65% तक होती है। मतलब हमने पढ़ा कि सियाल एक सीमा होती है, सियाल ऊपर वाले पोर्शन को सियाल कहते हैं, तो उसमें सिलिका था। तो सीधी बात है कि क्रस्ट में भी सिलिका है, क्योंकि ये नाम ही तो अलग अलग कर दिए हैं। हर वैज्ञानिक नाम बांटता है तो उसको अपना एक अलग नाम दे देता है, लेकिन जैसे क्रस्ट है तो उसमें सिलिका डाइऑक्साइड की जो प्रधानता है वो 60 से 65% तक होती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है ये होता है इसमें 15% के आसपास, लगभग 16% मान लेते हैं हम कि 15.9% तक होता है। फिर हमारा आता है कैल्शियम ऑक्साइड जो 6.4% तक होता है। ठीक है, इस तरीके से क्रस्ट के ऊपर इन चीज़ों की प्रधानता होती है। नेक्स्ट अगर आप बात करें मेंटल की, तो मेंटल की हमने पता है कि हाँ, ये भाग जो 60 किलोमीटर से लेकर के कितने तक होता है, लगभग 2-2.5 हज़ार तक का किलोमीटर तक का जो पोर्शन होता है वो हमारा मेंटल होता है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब मेंटल के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो मटेरियल मिलता है, जो तत्व मिलता है, जो पदार्थों की प्रधानता मिलती है, वो सिलिका डाइऑक्साइड ही मिलेगा जो सबसे ज़्यादा होता है। तो सिलिका डाइऑक्साइड जो हो गया, डाइऑक्साइड जो हुआ वो कितना परसेंट है, 46% हुआ। इनका परसेंटेज कई बार आपके नेट के एग्ज़ाम में या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आ जाता है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और जब आप एग्ज़ाम में इस तरीके से लिखते हो, इनको हाईलाइट करके ब्लैक पेन से अच्छे से थोड़ा सा बता के इसके बारे में डिटेल से फिर ये चीज़ें लिखते हो, तो आपका आंसर थोड़ा अलग हो जाता है। सिलिका डाइऑक्साइड हो गया। फिर आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी जो प्रधानता होती है वो 37%, लगभग 37.5% के आसपास होती है। ठीक है, इसके अलावा एक और तत्व इसमें पाया जाता है, फेरिक ऑक्साइड। जो फेरिक ऑक्साइड होता है वो इसमें 7.5% के आसपास पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोर की, कि कोर में कौन कौन से तत्व पाया जाता है। कोर का हमने पढ़ा कि कोर जो है 6,371 तक किलोमीटर तक हमारा कोर है। ठीक है, उसके अलावा इस जो कोर है उसके वो 2 पार्ट में डिवाइड किया था हमने, आउटर कोर और इनर कोर। ये हम जान चुके हैं पहले ही कि आउटर कोर क्या था और इनर कोर क्या है, कौन सी सीमा है जो इनको डिवाइड कर रही है। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ा था। कोर के अंदर जो हमारा होता है निकल और फेरियम,
फेरियम जैसे तत्वों की प्रधानता अधिक होती है। तो ये जो टॉपिक था हमारा अर्थ इंटीरियर का जो था, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके अलावा ये सारा जो समझाने वाला पोर्शन था जो मैंने आपको समझाया, इसके अलावा मैं आपको जो पूरे इन सब के प्रॉपर नोट्स हैं जिनका PDF आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगी, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। उसके अलावा जो है कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो किसी भी तरीके की, तो आप उसमें पर्सनली व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं और ग्रुप में भी इस चीज़ को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।